नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा निवास पर हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है और इसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चाएं भी की गई हैं। हाई पावर परचेज कमेटी में कई विभागों का जो एजेंडा था उसमें कुल 31 आइटम ऐसी थी कि जिनके ऊपर सारी बातचीत होनी थी। अभी 3-4 आइटम्स शेष हैं जो बातचीत चल रही है, तो इसलिए वो हमारे पावर डिपार्टमेंट के मंत्री और अन्य विभाग के लोग सब कर रहे हैं। और इस 31 में से अभी जो इस समय तक जो बातचीत हो गई है वो लगभग 24 एजेंडा पर बात हो गई है। बाकी सब अभी चल रहा है। कुल जो आज के विशेष परचेज में 1300 बसेस, जिसमें 1000 डीजल बसेज हैं और 300 बसेज मिनी बस और एसी बसेज, ये सब ली गई हैं। और साथ ही एक बड़ा जो काम है वो जो आज अभी रेफर किया है, उसके अंदर जो बायोमास पैलेट्स बनाने के लिए पराली को एक माध्यम से पैलेट बनाने का एक टेंडर वो एक सप्ताह के बाद फिर करेंगे। कुछ उनके साथ मीटिंग करेंगे। और इसके अलावा जो आज फाइनल हो गए हैं वो 2500 करोड़ रुपए का और कुल मिलाकर परचेज जो है आज की गई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं 2500 करोड़ की खरीद को मंजूरी मिली है। यह है सीएम की बड़ी बातें। आपको आगे बताएं, 31 में से 24 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। रोडवेज के बेड़े में नई बसों को शामिल किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कुल 1300 बसों की खरीद की जाएगी, यानी कि बड़े पैमाने पर बसों की खरीद होती दिखाई देगी। 300 मिनी और एसी बसों की खरीद होगी, सीएम मनोहर लाल कहते नजर आए। ये बड़ी बातें आपको सीएम की बता रहे हैं। 1000 डीजल बसों की खरीद भी होनी है। ये बड़ी बातें आपको बताएं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 1000 डीजल बसों की भी खरीद होगी और साथ ही साथ कई अहम मुद्दों को लेकर उस बैठक में चर्चा की गई है। तो वहीं पर सीएम मनोहर लाल ने पंचायत चुनाव और आदमपुर उपचुनाव सहित कई मुद्दों पर अपनी बात को रखा है और सीएम ने कहा कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। और साथ ही उन्होंने मुलायम सिंह यादव के निधन पर भी दुख व्यक्त किया। उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर लोग लगातार पार्टियों से जुड़ रहे हैं और पार्टी का विस्तार हो रहा है। उन्होंने अपने के नाते से कोई ऐसी योजना बनी नहीं है। जब ये चुनाव का उभार होगा, अभी तो स्थानीय तौर पर कुछ लोग अपने अपने तरीके से फोटो लगाते हैं। उन्होंने अपने प्रचार को किया हुआ, लेकिन हमारी दोनों पार्टियों के साझा रूप में एक चुनाव की जो रणनीति बनेगी उसमें से आगे बढ़ेंगे और मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। बहुत ही एक कष्टदायक ये समाचार है कि अभी 3 दिन पहले भी उनको मिल के आया था, आज अचानक वो हमारे बीच से चले गए हैं। और एक सुलझे हुए ऐसा नेता कह सकते हैं, पूर्व में वो रक्षा मंत्री भी रहे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और एक वयोवृद्ध नेता। उनके जो एक आदर्श होते हैं, उन आदर्शों के ऊपर उनके भी पार्टी के भी लोग, बाकी जो अच्छी बातें हैं उसमें बाकी लोग उनको सम्मान करते हैं और प्रभु उनकी आत्मा को शांति है। और निश्चित रूप से मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि। भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है और प्रभाव बढ़ रहा है, उससे प्रभावित होकर के बहुत से ऐसे साथी हैं, बहुत सक्रिय दूसरी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे आज हमारे अनिल धनतोड़ी जी, जो पहले विधायक रह चुके हैं, उन्होंने ज्वाइन की है। भूपेंद्र राणा जी और सक्रिय कार्यकर्ता जो पहले कांग्रेस में भी रहे, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। साथ ही दर्जनों साथियों ने भी आज पार्टी ज्वाइन की है। और इससे पहले एक सप्ताह पहले भी वीरेंद्र चावला जी, उनके साथ भी सैकड़ों लोगों ने आकर के और जो पार्टी ज्वाइन की है, इन सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। स्वाभाविक है, अब जैसे चुनाव चल रहे हैं, उन चुनाव में भी इसका लाभ मिलेगा, चाहे वो आदमपुर का जो चुनाव है विधानसभा का उसमें, या फिर जिला परिषद के पंचायतों के पंचायत समितियों के, उनमें भी समय लाभ मिलेगा। परिवार का जो विस्तार होता है तो
हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला नगर परिषद का निरीक्षण किया है और खुद लोगों को फोन कर उनकी शिकायतों के संबंध में जानकारी ली गई और शिकायत करने वाले लोगों के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते नजर आए हैं। इसमें से 3 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से गृह मंत्री ने निलंबित करने के आदेश भी दे दिए। साथ ही अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आदेश भी पारित किया है। शिकायतें आती हैं, लेटर आते हैं, वो चेक किया है और उसमें बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई हैं। लोगों की शिकायतों पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कई कई दिनों तक मैंने उन लोगों से फोन करके पूछा कि आपने ट्यूबलाइट की दरखास्त दी थी, वो जली या नहीं जली? उन्होंने कहा नहीं जली। 2 मैंने करे चेक, 2 लोगों को मैंने फोन किया, उनका कोई काम। झज्जर की विधायक गीता बुक्कल ने अनाज मंडी का दौरा किया है और इस दौरान किसानों ने विधायक के पास अपनी समस्या झज्जर के अंदर रखी, जिसको लेकर गीता बुक्कल ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ खुलकर बोलती दिखाई दी है और उन्होंने ये कहा कि पहले ही बारिश की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और जो फसल मंडियों तक आ चुकी है उनको प्रशासन की वजह से खरीद ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। अनाज मंडी में बने टीन शेड टूट चुके हैं और उन्हें दुरुस्त करने की आवश्यकता है और अधिक टीन शेड बनवाए जाने की जरूरत पड़ रही है। वहीं झज्जर अनाज मंडी में चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और पूरे शहर में नाले भर रहे हैं। अभी तक सरकार का यह पता नहीं लग पाया है कि सरकार पीडब्ल्यूडी की है या फिर एमसीडी के साथ है और यहां पर भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। पूरे हरियाणा में कहीं भी विकास नहीं हो रहा है और किसान लगातार परेशान हो रहा है। हमारा जो किसान अन्नदाता जिसने मुश्किलों से फसल जो है अपने बोने का काम किया, कुछ तो बारिश की वजह से फसल जो है खड़ी खराब हो गई खेतों में ही। और जो फसल यहाँ पर आई, कुछ किसान मुझे ऐसे मिले जिनका गेट पास कट चुका था, अब तक उनकी जो है ट्रैक्टर में ही अनाज उनका बाजरा जो इस समय पड़ा हुआ है। और दूसरा जो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे जो आड़ती भाई हैं सबने जो दिखाया, और जो बद से बदतर हालत है और सबसे ज्यादा व्यवस्था की बहुत ज्यादा बुरी हालत है। बारिश हो रही है लेकिन बारिश तो पता ही चला है कि होगी, सारी की सारी मंडी जो है वो पानी से भरी पड़ी है और जो बाजरा यहाँ पर आ चुका था वो पूरा बुरी तरह से फूट चुका है और उसके अलावा बारिश की वजह से और हिसार जिले के आदमपुर के अंदर 3 नवंबर को उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव की सुरक्षा को लेकर हिसार पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। जिले में पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया है कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर डीएसपी अभिमन्यु को नोडल अधिकारी नियुक्त भी किया गया है और आदमपुर में 57 गांव आते हैं और नामांकन 14 अक्टूबर को होना है, जिसका मतदान 3 नवंबर को होगा। और साथ ही पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि आदमपुर विधानसभा का एरिया सदर थाना और आदमपुर आग्रह थाना लगता है और पिछले रिकॉर्ड के अनुसार कुल 180 बूथ यहां पर बनाए गए थे, जिनमें से 39 अति संवेदनशील और 36 संवेदनशील बूथ चयनित किए गए। आदमपुर क्षेत्र में 12 नाके लगाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी निभा रहा है। आदमपुर बाई इलेक्शन होने वाला है नवंबर में, तो उसमें हमारे टोटल 57 गांव हैं और इसका जो एरिया है वो 3 हमारे पुलिस स्टेशंस में लगता है, एक आदमपुर, एक अग्रोहा और एक सदर। टोटल जो पिछले के रिकॉर्ड के मुताबिक जो हमारे टोटल 180 बूथ उसमें बनाए गए थे, जिसमें 39 हाइपर सेंसिटिव थे और 36 सेंसिटिव थे। जो टोटल लगभग वोटर्स हैं वो 1,17,000 के करीब हैं, जिसमें मेल वोटर्स 91,000 थे और फीमेल वोटर 79,000 समथिंग थे। तो ये थोड़ा बहुत इसमें अभी वेरिएशन हो। खबर कैथल से है, जहां पर 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने का मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां सुबह से ही परिजन और ग्रामीण अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद बच्ची का शव लेने पहुंचे, लेकिन शव तब तक लेने से मना कर दिया गया जब तक आरोपी को फांसी नहीं दी जाती है। और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी के साथ एसडीएम संजय कुमार ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन अपनी एक बात पर सभी अड़े रहे। परिजनों ने कहा कि फास्ट ट्रैक
तक कोर्ट के जरिए फांसी की सजा को सुनाया जाए और फांसी की सजा उसको दी जाए। वहीं राज्य मंत्री कमलेश ढांडा मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाया गया और साथ ही आश्वासन दिया गया है कि बच्ची के हत्यारों को सजा जरूर दिलवाएंगे और इसके बाद ही परिजनों ने बच्ची का शव लेकर अंतिम संस्कार किया। मैं तो जिस तरह मेरी बेटी तड़फा का मारी इस तरह जलाना चाहूँ। मैं तो मट्टिया तेल केर कर तो मेरी बेटी गलना देनी चाहिए। मेरी बेटी ने इतना लेंगी नहीं, मैं जिंदा न जलाऊं। ये जो ये घटना हुई है बहुत दुखदायी घटना है और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। जो ये बेटी है ये हमारी सबकी बेटी है, मेरी भी बेटी है, सभी समाजों की 36 बरादरी की बेटी है। तो जो ये कानूनीजनक अपराध इसके साथ हुआ है तो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। और इसमें कल जैसे पता चला तो मैंने भी लगातार एसपी साहब, डीएसपी साहब और एसएचओ से मेरी बात होती रही और ये लगातार इस ऑपरेशन पर लगे रहे। गांव में गए और 150 लोग इनके साथ थे तो इन्होंने बेटी को भी ढूंढ लिया। भिवानी में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जहां बारिश की वजह से किसानों को काफी नुकसान होता भी दिखाई दे रहा है। आपको बताएं कि बारिश से मिर्च, टमाटर, मूली व गोभी की फसलें चपेट में आ चुकी हैं और इस दौरान बागवानी अधिकारी देवीलाल ने ये कहा है कि किसान मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी खराब फसलों का विवरण दर्ज करवा सकते हैं, जिससे किसानों के नुकसान की भरपाई को किया जा सकेगा। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि जल्द से जल्द किसान सब्जियों के खेतों में पानी की निकासी की व्यवस्था करें ताकि उनकी सब्जियों की फसल अधिक से अधिक बच सके और बरसात में ज्यादा से ज्यादा खराब ना हो पाए। ये 60,000 रुपया की स्प्रे मार दी और इसमें फसल सब खराब होगी मौसम से। और ये मुरड़िया भी और सब की में खत्म हो गया बारिश की। मुड़िया लग गया, किस किस सब्जी में लग गया? टमाटर में, मिर्च में, गोभी में खराब हो गई कीड़ा। खबर कुरुक्षेत्र से आ रही है, जहां पर अनाज मंडी में उठान की सुस्त चाल से किसान लगातार परेशान हो रहे हैं और पहले किसानों ने आढ़तियों की हड़ताल को झेला और फिर मौसम की मार झेली। अब मंडी की सुस्ती से किसान लगातार परेशान है। दरअसल कुरुक्षेत्र में अनाज मंडी में अभी तक 5 लाख क्विंटल धान का उठान नहीं हुआ है और मंडी में फसल के रखरखाव से भी किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुरुक्षेत्र की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर फसल के रखरखाव से किसान काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। 5 लाख क्विंटल धान उठान अभी बाकी है और मंडी की सुस्ती से किसानों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। इससे पहले आपको बताएं कि पूरे हरियाणा के अंदर धान को लेकर आड़ती जो थे वो हड़ताल पर बने हुए थे और धान की ना तो खरीद हो पा रही थी और ना वो मंडियों तक पहुंच पा रहा था। इसके बाद बारिश की मार किसानों ने झेली और अब मंडी में लगातार उठान नहीं होने की वजह से जो फसल है उसका रखरखाव सही से नहीं हो पा रहा है और किसान लगातार अपनी फसल को लेकर काफी चिंतित और परेशान बने हुए हैं। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर कृषि विभाग ने किसानों को पराली न जलाने को लेकर ग्रामीण स्तर पर गोष्ठियां आयोजित कराई थी और साथ ही चेतना रैली भी निकाली गई थी। लेकिन प्रतिबंध लगाने के बाद भी पराली को जलाया जा रहा है और इसके बाद कृषि विभाग ने 26 से किसानों पर 62,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं कृषि विभाग के उप निदेशक प्रदीप मील ने बताया कि जैसे ही सूचना मिलती है हम कार्रवाई करते हैं। किसान भाई पराली को आग ना लगाएं, इसी के अंतर्गत हमने एक्स-सीटू और इन-सीटू पराली मैनेजमेंट के लिए 1,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके अंतर्गत जो भी किसान बेल बनाकर इंडस्ट्री देगा उसको 1,000 रुपए आफ्टर वेरिफिकेशन दिए जाएंगे डीबीटी के माध्यम से। इसी तरह जो किसान इन-सीटू मैनेजमेंट करेगा यानी कि एसएमएस चलाकर कंबाइन के साथ में सुपर सीडर से या मल्चर से या दूसरी जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके अनुसार। खबर नेट
सोएब और फतेहाबाद के अंदर ग्रामीणों ने रोड पर धरना प्रदर्शन किया है और इस दौरान पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों पर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि ठेकेदार, जेई और एक्सीन सभी लोग इसमें मिले हुए हैं। सर, ढाणी सांतला का रोड जो सनियाना से लेके ढाणी सांतला का रोड बनना है, इसके लिए कई दिनों से प्रोसेस चल रहा था। पहले कुछ मोगों की समस्याएं थी, ठेकेदार उससे भी आनाकानी कर रहा था। ये सरकार के साथ मिला हुआ है, हर बंदे ने रिश्वत खा रखी है। वो जेई है, एक्शन है, कोई फोन नहीं उठा रहा। जो सामग्री आपने देखी है वो लगन लग रही है। खबर करनाल से है। करनाल में इलाज के दौरान आरोपी युवक की मौत हो चुकी है और यह बताया जा रहा है कि आरोपी युवक की थाने में तबीयत बिगड़ गई थी और इसके बाद आरोपी को पुलिस ने अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया था। जानकारी के अनुसार करण बिहार में युवक और युवती ने घर से भागकर शादी कर ली थी और इसी बात को लेकर युवती के परिजन काफी वक्त से नाराज चल रहे थे, जिसको लेकर परिजनों ने युवक के साथ मारपीट की थी और इस पूरे मामले में पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद आरोपी की तबीयत बिगड़ने पर उसको अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो चुकी है और आरोपी ने दम तोड़ दिया। फिलहाल युवक की तलाश, पुलिस युवकों की तलाश कर रही है जिनकी वजह से उसकी मौत हुई है और 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। सुनने में यही आया कि वो रात अपने घर आया, तो रात घर आने के बाद वो मिल नहीं पाए उससे, तो लड़की वालों ने देख लिया। उसके बाद उसको आसपास, दोनों के घर आसपास है, तो लड़के वाले उठा के उसको मारते हुए अपने घर के अंदर लेके वहां जाके उसकी डेथ हुई। 3 अक्टूबर 2022 को महिला थाना करनाल में एक मुकदमा 498/506 आईपीसी के तहत दर्ज कराया गया था, जिसमें विकास उर्फ विकी और उसके परिवार वाले आरोपी बनाए गए थे। मामले की बाद में जांच आरंभ की गई। कल रात में पुलिस को ये इतला मिली थी कि जो आरोपी है वो लड़की के घर में घुस गया है और शराब के नशे में है, और इस इतला पे पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची थी। लड़के को वहां पर लेके आया। उसके बाद में क्योंकि हमारे मामले में ये वांछित था तो उसकी गिरफ्तारी की गई और साथ ही उसी टाइम उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाया गया। फरीदाबाद में लगातार हो रही 3 दिन से बारिश के कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और खेतों में हो रही धान की फसल भी नष्ट हो रही है, जिससे किसान हरियाणा सरकार से गुहार लगाते दिखाई दे रहे हैं और उनकी फसलों का मुआवजा दिया जाए, इस बात की अपील भी कर रहे हैं। भारी नुकसान है। पानी भरा हुआ है खेतन में, ये जो है वो भी गल जाएगा। भारी नुकसान है खेतों में, बहुत ज्यादा है, सारे गिरे पड़े हैं तो, और अभी तो कच्चे ही है, इनमें कुछ फायदा ही नहीं होगी। सरकार से यही है कुछ ना कुछ दे मुआवजा। अरे 3 दिन लगातार बारिश हुई है, उसके कारण ये कम से कम घोंटू पानी भर गया, जिससे फसल का पूरा नुकसान हो गया। 90% नुकसान है। जो अपने पकाब पे धान आए हैं वजन के कारण वो सब लौट गए। हिसार पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और हिसार के एसपी लोकेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए बताया है कि हिसार पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने बदावड़ निवासी राम अवतार पर जान से मारने की नियत से हमला करने के बाद फरार चल रहे 25,000 की इनामी बदमाश बलजीत को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस पूरे मामले में 12 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार पुलिस कर चुकी है, जबकि 13वें आरोपी बलजीत को अब हिसार की स्पेशल स्टाफ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बादाबड़ निवासी राम अवतार शर्मा और बलजीत का जमीन को लेकर विवाद था और आरोपी बलजीत बरवाला में प्रॉपर्टी डीलर का काम किया करता था और एसपी हिसार ने यह कहा है कि इनामी बदमाश को अदालत में पेश करके उसके रिमांड की मांग की जाएगी।
इनामी बदमाश को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये हिसार की आप तस्वीर देख रहे हैं। स्पेशल स्टाफ टीम ने गिरफ्तार किया है और उससे पहले 12 आरोपियों को पुलिस से पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब एसएसपी साहब का कहना है कि कोर्ट में पेश कर अब इसको रिमांड पर लिया जाएगा ताकि आगे की पूछताछ की जा सके। एक 6/11/2021 का थाना बरवाला का हमारा केस था 307 का, जिसमें एक आरोपी जो मुख्य आरोपी था बलजीत वो फरार था और उस पर 25,000 रुपये का इनाम था। हमारी स्पेशल स्टाफ की टीम ने उसमें सफलता प्राप्त करते हुए उस आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये जो मामला था इसमें इन्होंने आपस में एक ज़मीन खरीदी थी और उसमें कुछ पेमेंट के लेकर इनके आपस में डिस्प्यूट थी, जिसमें बलजीत ने इसमें साजिश रचते हुए और इस पे जानलेवा हमला। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।